हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आप जीएसटीआर 3B टैली से डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल पे कैसे फाइल करेंगे, जेएसएन फाइल क्रिएट करके। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, उसके लिए आपको टैली में आ जाना है, अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लेनी है और यहां पर गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए आपको डिस्प्ले में चले जाना है और आपको यहां पर स्टेटरी रिपोर्ट में आना है जिसकी शॉर्टकट की ओ है, और जीएसटी में चले जाएंगे और उसके बाद जीएसटीआर 3B में चले जाएंगे। और आप सभी को पता ही होगा कि नॉर्मल टैक्स पेयर के केस में जो जीएसटीआर 3B है, चाहे आपकी टर्नओवर कुछ भी हो, आपको जो ये 3B है वो हर महीने फाइल करनी होती है, यानी मंथली फाइल करनी होती है, जिसकी जो डेट होती है, जो नॉर्मल ड्यू डेट है, वो किसी के केस में 20 तारीख है, किसी के केस में 22 तारीख है, किसी के केस में 24 तारीख है। यहां पर जो मैं ये ड्यू डेट बता रहा हूं, ये जो नॉर्मल ड्यू डेट है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर गवर्नमेंट ने किसी ड्यू डेट को एक्सटेंड कर रखा है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। किसी स्टेट के केस में 20 तारीख है, किसी के केस में 22 है, किसी के केस में 24 है। और यहां पर टर्नओवर का भी फैक्टर होता है कि अगर किसी के टर्नओवर 1.5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में उनकी तारीख भी चेंज होती है। तो ये आपको नोटिफिकेशन से वगैरह चेक कर लेनी है कि आपके केस में कौन सी डेट है। यहां पर कैसे आपको रिटर्न फाइल करनी है मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, जैसे आप जीएसटीआर 3B ओपन करेंगे तो ये जैसा कि मैंने बोला कि मंथली आपको फाइल करनी होती है, तो यहां पर जो पीरियड आ रही है, जैसे कि ये जून की आ रही है, 1 जून से 30 जून, ठीक है। तो यहां पर इस केस में ये जो मैं जीएसटीआर 3B फाइल करने जा रहा हूं, ये मैं जून मंथ की करने जा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए नीचे में आपको इनकम्प्लीट मिसमैच आ रहा है। ये आपका कभी भी, जब भी आप चाहे जीएसटीआर 1 फाइल करें टैली से या 3B फाइल करें, वहां पर इनकम्प्लीट मिसमैच नहीं आना चाहिए, वहां पर 0 लिखकर आना चाहिए। अगर कोई भी इनकम्प्लीट मिसमैच है तो इस फाइल को टैली से एक्सपोर्ट करने से पहले जो भी मिसमैच है उसे पहले सॉल्व कर लें। तो हम अंदर जाके देखते हैं क्या यहां पर प्रॉब्लम्स आ रही है। यहां पर देखिए, मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड इन वाउचर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर क्या मिसमैच है। टैक्सेबल वैल्यू जो है मेरी 33,750 है, उसके हिसाब से टैली ने जो टैक्स कैलकुलेट की है आईजीएसटी, वो 1687 रुपए 50 पैसे कैलकुलेट की है। लेकिन जो मैंने वाउचर एंट्री की थी परचेज की, वहां पर जो मैंने अमाउंट डाला है टैक्स का मॉडिफाई करके, वहां पर मैंने 1687 रुपए डाला है, 50 पैसे रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो यहां पर इसी कारण से मिसमैच आ रही है। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि जो मुझे परचेज इनवॉइस मिली थी उसमें मुझे 1687 रुपए मतलब लग कर मिले थे टैक्स के रूप में, इसीलिए मैंने मॉडिफाई किया था। तो अगर मुझे इसे सिंपली यहां से एक्सेप्ट करना है तो मैं ये जो आप देख सकते हैं एक्सेप्ट एज इज, यानी जिस हालत में ये है मैं उसी हालत में इसे एक्सेप्ट करना चाहता हूं। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं और सेव कर दूं तो उसके बाद ये मेरी जो मिसमैच है यहां से रिमूव हो जाएगी। लेकिन इसे करने से पहले मैं आपको एक बात दिखा दूं। पहले आप बाहर आइए, बाहर आने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं, आप एंट्री वाइज भी सारी चीजें देख सकते हैं और यहां से एंट्री के अंदर भी जा सकते हैं। जैसे जो ये मेरा केस था जिसकी मैं बात कर रहा था टैक्स डिफरेंस की, यहां पर ये एंट्री आपको इसके अंदर है, ठीक है। यहां पर अगर आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो आप एंट्री में पहुंच जाएंगे। तो यहां पर आप चाहें तो जो भी चीजें हैं कि कहां पर क्या दिक्कत आ रही है उसे आप जाकर चेक कर सकते हैं और किसी भी एरर को अगर आप चाहें तो ठीक भी कर सकते हैं। और मिसमैच की जो एरर आती है कई कारणों से आती है, जैसे कि यूक्यूसी कोड अगर कभी गलत डाला है, एचएसएन कोड डालना भूल गए, इनवॉइस नंबर डालना भूल गए, जीएसटी नंबर गलत है, प्लेस ऑफ सप्लाई गलत है, टैक्स में डिफरेंस है, टैक्स के हेड्स गलत लग गए, इस तरीके से कई केसेस में मिसमैच आता है। तो वो आपको खुद से सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब जो सेकेंड केस है वो हमारा क्या है, वो है कि मेरी जो बैंक चार्जेस है, जो मेरे करंट अकाउंट है उसके ऊपर मेरी जीएसटी लगती है, लेकिन मेरी जो एक चार्ज लगी थी उसमें मैंने क्या किया, एंट्री में जीएसटी नहीं लगाई। तो उसी कारण से यहाँ पर ये एंट्री इस तरीके से मिसमैच में आ रही है। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये जो मेरी फर्स्ट एंट्री उसे मैं यहाँ पर ठीक करता हूँ। ये वाली एंट्री मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, यस कर देता हूँ। ये मेरी एंट्री यहाँ से रिमूव हो जाएगी, रिमूव हो गई। अब मेरी सिर्फ रेस्ट एक एंट्री बची, इससे भी मुझे ठीक करना है। चलिए मैं ठीक कर लेता हूं। देखिए फ्रेंड्स, यहां से मेरी मिसमैच रिमूव हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब मेरी यहां पर कोई भी मिसमैच नहीं आ रही है। तो अब मैं चाहूं तो इस फाइल को यहां से एक्सपोर्ट कर सकता हूं। और फ्रेंड्स, इसे एक्सपोर्ट करने से पहले सबसे पहले आप अपना अकाउंट्स एक बार चेक कर लेंगे। वो मैं क्यों बोल रहा हूं कि कई बार क्या होता है,
कि जो हमें रिवर्स चार्ज के लिए जो हम पे करते हैं फिर उसे हमें नेक्स्ट मंथ क्लेम करना होता है। तो कई बार हम क्या करते हैं कि उसकी जो क्लेम करने की एंट्री है वो नहीं करते हैं, तो वो सारी चीजें हमें चेक कर लेनी है। या जो हमारी सेल परचेज है उसके हिसाब से हमें जीएसटीआर 1-2 को चेक कर लेना है कि 3B से मैच हो रहा है या नहीं, ये सारी चीजें हमें चेक कर लेनी है। उसके बाद ही हमें यहां से इसे 3B को एक्सपोर्ट करना है। तो देखिए एक्सपोर्ट करने के टाइम जैसे अभी जब आप 3B में आएंगे तो आपको इस तरीके से 3B रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। आप डिटेल में कर सकते हैं, इसकी समरी को चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से इसकी रिपोर्टिंग देख सकते हैं, ये सब आपको पता ही होगा, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसे सिंपली यहां से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। यहां पर हम एक्सपोर्ट रिटर्न के बटन पर क्लिक करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, चाहेंगे तो हम इसे एक्सेल यूटिलिटी में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी अगर हम इसे एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें जीएसटी पोर्टल से एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करनी होगी। लेकिन हम वो सारी चीजें नहीं करेंगे, हम जेएसएन में एक्सपोर्ट करेंगे। और यहां पर ये जो लोकेशन है कहां पर ये फाइल आपकी जाएगी एक्सपोर्ट होके, तो जो लोकेशन है बाय डिफॉल्ट चाहें तो आप वो भी रख सकते हैं, इसके अलावा आप चेंज भी कर सकते हैं। और इस फाइल का नेम आपको इस तरीके से रहेगा, आप देख सकते हैं। और इसके बाद इसे एक्सेप्ट कर देंगे, आपकी फाइल एक्सपोर्ट हो गई, वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, आप देख सकते हैं जीएसटीआर 3B। और उसके बाद आपका जीएसटी नंबर आ रहा है और यहाँ पर पीरियड आ रहा है, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, जीएसटी पोर्टल पे जाकर इंपोर्ट यानी अपलोड करना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर 3B की फाइल को जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करने से पहले मैं एक बात आपको और क्लियर कर दूं। यहाँ पर देखिए F12 यानी कॉन्फ़िग, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल रहा है अलाउ टैक्स डिफरेंस अप टू। यहाँ पर अगर आप कोई वैल्यू डाल देते हैं, 1 रुपया या 2 रुपया जो भी आप डाल देते हैं, तो उससे होगा क्या कि जैसे अभी जो मेरी एक एंट्री थी जो कि मिसमैच में चली गई थी, जहां पर मैंने जो एंट्री की थी वहां पर जो टैली ने टैक्स कैलकुलेट किया था मैंने उसे चेंज कर दिया था, 50 पैसे मैंने घटा दिए थे, या कभी अगर मैंने बढ़ा दिए, तो उस केस में जो वैल्यू यहां पर आप डालेंगे अगर उतना मेरा डिफरेंस होगा, मतलब उतना घटाया है या बढ़ाया है, तो फिर वो मिसमैच में नहीं जाएगा अगर आप वो वैल्यू यहां पर डाल देते हैं तो। इसके अलावा यहां पर जो आपको बटन मिल रहा है एक्सपोर्ट रिटर्न का, ये आपको सारे वर्जन में नहीं मिलेगा, यानी अभी का जो लेटेस्ट वर्जन है, जैसे कि मैं 12 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और मेरे पास अभी जो मैं वर्जन यूज कर रहा हूं 6.6.2 यूज कर रहा हूं, आपको यहां पर नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, अभी तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन टैली है ये, तो इस टैली में तो मिलेगा। इसके अलावा इसके जो प्रीवियस वर्जन थे उसमें भी आपको ये ऑप्शन मिलता है, बटन मिलता है अपनी 3B को या जीएसटीआर 1 को एक्सपोर्ट करने का। लेकिन अगर आप जब टैली शुरू में आई थी और वहां पर जैसे 6 रिलीज इसका आया था या 6.1.1 आया था, अगर आप वो सब वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको ये बटन नहीं मिलेगा, उस केस में आपको अपनी टैली को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आपको ये बटन नहीं मिलेगा, तब आपको ऑफलाइन जाकर ऑनलाइन जाकर जीएसटी पोर्टल पे आपको अपनी 3B या जीएसटीआर 1 फाइल करनी होगी। फ्रेंड्स आपको जीएसटी पोर्टल पे आ जाना है। जीएसटी पोर्टल का यूआरएल होता है gst.gov.in। यहां पर आके आपको लॉगिन पर क्लिक करना है और अगर आपके पास आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड है जीएसटी पोर्टल की, तो आपको उसे यहां पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहां पर आपको रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। अगर आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस नहीं है, रिटर्न डैशबोर्ड रिफ्लेक्ट ना हो, तो आप सर्विसेज टैब पर क्लिक करेंगे, रिटर्न पर क्लिक करेंगे और यहां पर रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहां पर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करनी होगी, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। उसके बाद यहां पर जिस मंथ के लिए आप 3B फाइल कर रहे हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम जून के लिए करें तो हम जून सेलेक्ट करेंगे और यहां पर सर्च पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स आपको यहां पर जीएसटीआर 3B रिफ्लेक्ट हो रही होगी, लेकिन यहां पर आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक नहीं करना है। वो इसलिए क्योंकि यहां पर जो आप रिटर्न है वो मैनुअली फाइल नहीं कर रहे हैं, मैनुअली जाके 3B को फिल नहीं कर रहे हैं, यहां पर आप किसी सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, टैली का यूज कर रहे हैं और जेएसएन फाइल को अपलोड करना है, तो हमें प्रिपेयर ऑफलाइन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। हम इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर हमें ये जो फाइल चूज करने के लिए दे रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। लेकिन यहां पर क्लिक करने से पहले मैं एक बात आपको दिखा देना चाहता हूं। कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि 3B अगर हमें नील फाइल करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। वो आप टैली के थ्रू भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि टैली के थ्रू नहीं कर सकते हैं। टैली के थ्रू अगर आप जेएसएन फाइल ले आते हैं अपनी, मानकर चलिए आपने सपोज कीजिए कि अप्रैल मंथ में कोई सेल नहीं की, अप्रैल 2020 में कोई सेल नहीं की है, कोई परचेज नहीं की, यानी आपकी जो 3B है वो बिल्कुल नील जाने वाली है, तो आप टैली के थ्रू जेएसएन फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फिर यहां पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नील रिटर्न के केस में कोई भी इतना बर्डन लेगा, पहले वहां से एक्सपोर्ट करेगा फिर यहां पर आके अपलोड करेगा। उस केस में आप इजिली
यहां पर आके ऑनलाइन भी मैनुअल भी आकर आप अपनी 3B नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वो एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसे करना है। अगर आप मैनुअली आकर नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं 3B की, तो आपको यहां पर प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमें यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। ये आपको यहाँ पर हेल्प आ रही है, इस पर ओके पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको अपनी 3B को नील फाइल करना है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, आपको यहाँ पर सिंपली यस कर देना है। यस करने के बाद बाकी सारे ऑप्शंस डीएक्टिवेट हो जाएंगे। आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए आपके सामने डायरेक्ट ये मैसेज आ गया, यहाँ पर आपको इस पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो भी प्रोप्राइटर है उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे फाइल GSTR 3B विथ EVC करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, यानी कि आपकी मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पर एक OTP आएगी। वो OTP जैसे आप डालेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आएगी OTP, वो OTP जैसे आप डालेंगे यहां पर और सबमिट करेंगे, आपकी 3B नील फाइल हो जाएगी। और फ्रेंड्स यहां पर जो ये DSC का ऑप्शन है, इसका क्या मतलब है, जिन लोगों की ऑडिट होती है GST में, वो लोग जो अपनी रिटर्न है वो EVC से फाइल नहीं कर सकते हैं, वो DSC से ही फाइल कर सकते हैं। उस केस में उन्हें DSC बनवानी होती है, जो कि 2-3 हजार रुपए के आसपास बन जाती है, 1,000 में भी बन जाती है, जिस क्लास की आप DSC बनवाना चाहें। उसके बाद उसे आपको GST पोर्टल के साथ लिंक करना होता है और उसके बाद आप फिर DSC से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो जिनकी ऑडिट होती है उनके केस में तो DSC मैंडेटरी है, जिनकी ऑडिट नहीं होती है उनके केस में वो चाहे तो DSC से रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ऐसे उनके केस में EVC का भी ऑप्शन रहता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको नील रिटर्न फाइल करनी है तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम वापस से अपनी टॉपिक पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम वापस से अपनी टॉपिक में आ चुके हैं कि आप टैली के थ्रू कैसे फाइल कर सकते हैं 3B। तो यहां पर आपको फाइल चुने पर क्लिक करना होगा और जहां पर भी आपकी फाइल है वहां से आपको यहां पर आकर अपलोड करना होगा। जैसे ये फाइल है मेरी 3B की, इसे हम ओपन करेंगे, यहां से हमारी यहां पर ये फाइल अपलोड हो जाएगी। आप देख सकते हैं अपलोड हो रही है। यहां पर देखिए अगर कोई एरर होगा फाइल में तो यहां पर एरर रिपोर्ट में आपको एरर बता दिया जाएगा। अभी यहां पर कोई एरर नहीं है, इसीलिए नॉट अवेलेबल आपको बताया जा रहा है, NA बताया जा रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं योर JSON फाइल हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, द GST सिस्टम विल नाउ वैलिडेट अपलोडेड डेटा। ठीक है, और यहां पर आपको इसके लिए 15 मिनट लग सकते हैं। प्लीज कम बैक आफ्टर 15 मिनट, 15 मिनट लग सकते हैं। उसके बाद जब आप जो ऑनलाइन का ऑप्शन था प्रिपेयर ऑनलाइन का, वापस जब आप बैक करेंगे और ऑनलाइन के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर जो भी आपका डेटा आपकी टैली में रिफ्लेक्ट हो रहा था वो सारा डेटा अपने हिसाब से वहां पर सेट हो जाएगा GST पोर्टल पे, जहां पर जिसको सेट होना होगा। जैसे हम यहां से बैक करेंगे, बैक करने के बाद आप देखिए बाहर आ गए हैं। फिर से आपको यहां पर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करनी होगी, वही मंथ आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा, सर्च पर क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स अब यहां पर आप 3B में प्रिपेयर ऑनलाइन में जाएंगे क्योंकि आपने ऑफलाइन फाइल को अपलोड कर लिया है। फ्रेंड्स अंदर जाने के बाद फिर से आपके सामने वो हेल्प आएगी, आपको ओके पर क्लिक करके उसे वहां से रिमूव करना है। फिर यहां पर आपको क्वेश्चंस अपने हिसाब से सेलेक्ट करने हैं। जैसे कि आप नील रिटर्न फाइल नहीं करना चाहते हैं तो आप नो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको B नंबर में ये पूछा जा रहा है कि क्या आपने कोई आउटवर्ड सप्लाई की है, जैसे कि जिसमें आपका रिवर्स चार्ज भी हो और इसके अलावा जो टैक्सेबल सप्लाई हो, नील रेटेड सप्लाई हो, एग्जाम सप्लाई हो या नॉन GST सप्लाई हो। यानी 3.1 का जो टेबल होता है जिसके अंदर हम डेटा डालते हैं आउटवर्ड सप्लाईज का, जिसके अंदर टैक्सेबल सप्लाई भी होती है, एग्जाम भी होती है, नॉन GST भी होती है और नील रेट भी होती है, और इसके अलावा जो RCM की हम पेमेंट करते हैं उसकी भी वहां पर टेबल होती है। तो इसमें से कोई भी आपकी सप्लाई है तो वो आप अगर है तो यस करेंगे, जो कि नॉर्मली यस ही रहेगा। इसके अलावा यहां पर C नंबर में पूछा जा रहा है हैव यू मेड एनी इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन और UIN होल्डर। यानी कि आपने किसी अदर स्टेट में अनरजिस्टर्ड पर्सन या कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन या किसी UIN होल्डर को कोई मतलब सर्विस या गुड्स दिया है, यानी कोई सप्लाई की है। अगर की है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव एनी क्लेम या रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि अगर आप ITC वगैरह क्लेम करना चाहते हैं, अगर आपका उस मंथ के अंदर कोई परचेज है या कोई ITC है जिसे आप रिवर्स वगैरह करना चाहते हैं, तो वो आप अगर यस है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यानी अगर आपको ITC क्लेम करनी है या कोई ITC को रिवर्स करना है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है हैव यू रिसीव एनी नील रेटेड एग्जेम्प्टेड और नॉन GST सप्लाईज ड्यूरिंग दिस पीरियड, आपने किसी भी तरीके की नील रेट एग्जेम्प्ट या नॉन GST सप्लाई रिसीव की है इस पीरियड के दौरान, अगर की है तो यस, अदरवाइज नो।
इसके अलावा आपसे ये पूछा जा रहा है, डू यू हैव एनी इंटरेस्ट और लेट फी। अगर आपको लगता है कि आपको इंटरेस्ट या लेट फी देनी है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे इस ऑप्शन को। आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो भी मैंने अपलोड किया यहाँ पर ऑटोमेटिक आ रहा है 3.1, 3.2 और 4। यहाँ पर देखिए आपको डेटा अंदर में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि यहाँ पर अपलोड हो चुका है, यहाँ पर वैल्यूज आ रही है, तो मेरा यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं चेक करूंगा कि मेरा ये सारी चीजें जो मैंने अपलोड की है परफेक्टली अपलोड हुई है कि नहीं। मैं सारी चीजें एक बार वापस से टैली से रीचेक करूंगा। जब मुझे सही लगेगा तो फिर मैं यहाँ पर सेव जीएसटीआर 3B पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करूंगा। फिर हम इसके बाद 3B को फाइल करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम फाइनली जीएसटीआर 3B को फाइल करने जा रहे हैं। और मैंने आपको जैसा कि बोला था कि 3B को फाइल करने से पहले या जीएसटीआर 1 किसी को भी फाइल करने से पहले जो भी आप डेटा टैली से एक्सपोर्ट करते हैं और उसके बाद पोर्टल पे अपलोड करते हैं तो उसे आपको एक एक करके टेबल में जाकर चेक कर लेना होता है कि वो सारी चीजें जो टैली में आपको रिफ्लेक्ट हो रही थी परफेक्टली सही जगह पे आपको जीएसटी पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर कभी सॉफ्टवेयर के एरर आ गई तो आप अगर चेक नहीं करेंगे तो कई बार आपकी रिटर्न गलत भी फाइल हो सकती है। ऐसा जल्दी होता नहीं है, लेकिन फिर भी रीचेक करना जरूरी है। और एक बात कहूंगा कि जब आप टैली से एक्सपोर्ट करेंगे अपने डेटा को तो उससे पहले खास करके 3B के समय आपको जो आरसीएम की पेमेंट होती है, जैसे कि अगर आपके ऊपर कोई आरसीएम की लाइबिलिटी है किसी मंथ में, तो वो आपको चेक कर लेनी है कि आरसीएम की जो एंट्रीज है वो आपने पास की है या नहीं। अगर नहीं पास की होंगी तो वो आपको 3B में रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगी। और उसी तरीके से अगर कोई आरसीएम का क्लेम आपको लेना है, यानी जो प्रीवियस मंथ में आपने पेमेंट की है, तो उसकी भी एंट्री आपको चेक कर लेनी है 3B में, मतलब एक्सपोर्ट करने से पहले। अगर आपने वो सारी एंट्री नहीं की तो पहले एंट्रीज कर लेनी है, उसके बाद ही आपको टैली से अपने डेटा को एक्सपोर्ट करना है। और एक बात क्लियर करूंगा, प्रोविजनल आईटीसी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि आपको 110% 1 जनवरी 2020 से एप्लीकेबल है। कोरोना के कारण अभी डिफर्ड है, लेकिन नॉर्मल डेज की हम बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रोविजनल आईटीसी के अकॉर्डिंग 2A में जितनी भी आपको आईटीसी रिफ्लेक्ट होगी जो आपके सप्लायर के द्वारा फाइल की गई है रिटर्न, उसकी आपको 110% ही क्लेम करनी है। यानी जो रिफ्लेक्ट हो रही है उतनी तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा जितनी रिफ्लेक्ट हो रही है उसका 10% और कर सकते हैं। तो उतनी ही आपको यहाँ पर टेबल नंबर 4 में आकर आपको आईटीसी क्लेम करनी है। ठीक है, नॉर्मल डेज की मैं बात कर रहा हूं। और आपको मैं ये बता दूं कि टैली में इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई ऐसी सेटिंग्स नहीं दी गई है, जबकि अब तो टैली का लेटेस्ट वर्जन भी आ चुका है। जब मैं ये वीडियो बना रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, उस टाइम पर 6.6.2 था। अब ये मेरा सेकेंड डे है जब मैं वीडियो को आगे प्रोसीड कर रहा हूं, तो अभी टैली का लेटेस्ट वर्जन आ चुका है। कल की डेट में, कल थी आपको 13 जुलाई 2020। अब आपका जो लेटेस्ट वर्जन है 6.6.3 ये भी आ चुका है, लेकिन इसमें भी अभी वैसी कोई प्रोविजनल आईटीसी के रिगार्डिंग कोई मतलब प्रॉपर फीचर्स नहीं लाया गया है कि आप उसकी एंट्री टैली में कर सके। लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी एक वीडियो में आपको बताने के लिए कि आप प्रोविजनल आईटीसी की एंट्री टैली में कैसे कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, अब हम चलिए फाइल करते हैं। तो फाइल करने के लिए क्या करना है, सेव जीएसटीआर 3B पर आपको क्लिक करना है। पहले आपको सेव कर लेना है, उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपको लिख कर आ रहा है अदर देन रिवर्स चार्ज, यानी टैक्स पेबल आपको यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कितना टैक्स आपको पे करना है। यहां पर आईजीएसटी इतना पे करना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी इतना पे करना है। तो मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मेरे पास पैसे हैं। तो यहां पर देखिए आपको ऑटोमेटिक यहां पर सजेशन दी जा रही है कि ये इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आपको आईटीसी सेट ऑफ का न्यू रूल तो पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो फिर से मैं एक बार रिमाइंड कर दूं कि आईटीसी सेट ऑफ के न्यू रूल के अकॉर्डिंग जितने भी हेड्स होते हैं आपके टैक्सेस के, जैसे कि हमारे 3 ही हेड होते हैं टैक्सेस के, एक होता है आईजीएसटी, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, और यूनियन टेरिटरी में एसजीएसटी के जगह पर यूटीजीएसटी यूज होता है। ठीक है, बात एक ही है, खाली यूनियन टेरिटरी में यूटीजीएसटी यूज होता है। तो आप सभी को पता होगा कि एसजीएसटी और सीजीएसटी एक दूसरे से कभी भी एडजस्ट नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको यह भी पता होगा कि आईजीएसटी किसी भी हेड के साथ एडजस्ट हो सकता है। ठीक, इसके अलावा जो न्यू आईटीसी सेट ऑफ का रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आईजीएसटी का जो इनपुट बैलेंस है, यानी जब आप परचेज के टाइम जो टैक्स दे कर आते हैं, उसको अब सबसे पहले आपको यूटिलाइज करना होता है अपने आउटपुट के साथ। आउटपुट में जैसे कि आपका आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, किसी के साथ भी आप कीजिए, लेकिन आपको जो आपका इनपुट
आईजीएसटी उससे आपको बिल्कुल खत्म करना होता है। उसके बाद ही बाकी के जो रेस्ट आपके इनपुट के लेजर बचे, जैसे कि इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, वो बाद में आपको टच करने। सबसे पहले आपको आईजीएसटी का जो इनपुट है उसे आपको बिल्कुल जीरो बैलेंस करना है, उसके बाद ही आप किसी और लेजर को यूज कर सकते हैं न्यू आईटीसी सेट ऑफ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें भी आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपका मानकर चलिए इनपुट आईजीएसटी है और आउटपुट आईजीएसटी भी है, तो सबसे पहले आईजीएसटी के साथ आईजीएसटी ही एडजस्ट होगा। उसके बाद आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी के जो आउटपुट के लेजर्स है वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको न्यू आईटीसी सेट ऑफ रूल के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई होगी। अब देखिए यहां पर क्योंकि मुझे आरसीएम की भी पेमेंट करनी है, और आरसीएम के केस में आपको पता होगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पेमेंट नहीं कर सकते, यानी आईटीसी से इसकी पेमेंट नहीं कर सकते, इसे हमें कैश लेजर से पेमेंट करनी होती है। और कैश लेजर में अभी मेरे पास कोई भी बैलेंस ना होने के कारण मुझे यहां पर चालान क्रिएट करनी होगी। मैं चाहूं तो बाहर में भी ऑप्शन रहता है चालान क्रिएट करने का, मैं वहां पर चालान क्रिएट करके भी 3B फाइल करने आ सकता था, लेकिन मैं चाहूं तो 3B में रहते हुए भी यहां से चालान क्रिएट कर सकता हूं। तो क्योंकि मुझे 55 रुपए देने हैं ये आरसीएम के, तो उसके लिए मुझे चालान क्रिएट करनी ही पड़ेगी। तो चलिए हम पहले चालान क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट चालान में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं कि 3B से चालान क्रिएट करने का क्या फायदा है। आपको यहां पर कोई भी डिटेल खुद से नहीं डालनी होती है, सारी डिटेल ऑटोमेटिक जो वहां पर आप एडजस्टमेंट करते हैं उसके हिसाब से जो बैलेंस आपका रेस्ट रह जाता है पे करने के लिए, वो आपको ऑटोमेटिक यहां पर फिल हो जाता है। जैसे मुझे आरसीएम के लिए आईजीएसटी के लिए पेमेंट करनी थी टैक्स में, तो यहां पर देखिए आईजीएसटी है 55 रुपए है, और टैक्स की पेमेंट करनी है। ना तो मुझे कोई इंटरेस्ट, ना पेनल्टी, ना फी, ना अदर कोई पेमेंट करनी है, मुझे टैक्स की पेमेंट करनी है। तो यहां पर 55 रुपए ऑटोमेटिक आ गया आईजीएसटी के सामने। इस तरीके से हम यहां पर पेमेंट कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि ये तो आरसीएम की बात हुई। अगर मानकर चलिए जैसे मेरे केस में, तो अभी यहां पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर सफिशियंट इनपुट है, जिसके कारण मुझे बाकी जो टैक्स की लाइबिलिटी बन रही है आउटपुट की, वो मुझे यहां पर चालान के थ्रू पे करने की लाइबिलिटी नहीं बन रही है। लेकिन मानकर चलिए आपके केस में सपोज ऐसा होता है कि आउटपुट आपका ज्यादा है, इनपुट कम है, और आपको आउटपुट टैक्स पे करना है, तो वैसे ही आपको करना है जैसे अभी मैंने किया। क्रिएट चालान पर आप क्लिक करेंगे, आप जो भी एडजस्टमेंट कर लेंगे, पहले तो एडजस्टमेंट कर लेंगे, एडजस्टमेंट करने के बाद आप क्रिएट चालान पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर इस तरीके की ये चालान क्रिएट हो जाएगी। और यहां पर आपका जो जिस हेड में आपको पे करना है टैक्स, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहां पर आप चेक कर लेंगे कि वो सही से आया है या नहीं, ठीक है। तो ये आपको कब करना है, अगर मैं टैक्स की बात करूं तो कब करना है, पहले वहां पर जो मैंने एडजस्टमेंट बताई, जैसे कि जो मुझे जीएसटी पोर्टल एडजस्टमेंट दे रहा था, मतलब कि जो मेरे टैक्स की लाइबिलिटी थी 3 हेड में, वो सारी की सारी मेरी जो सेट ऑफ कर रहा था वो आईजीएसटी हेड के साथ कर रहा था, और मैं उसके साथ खुश हूं। मतलब क्योंकि जो न्यू आईटीसी सेट ऑफ रूल है उसके अकॉर्डिंग मुझे आईजीएसटी का इनपुट सबसे पहले खत्म करना है। तो मेरे पास इनपुट आईजीएसटी में इतना बैलेंस सफिशियंट है कि मैं आउटपुट की जितनी टैक्स लायबिलिटी है उसे खत्म करने के बाद भी मेरे पास इनपुट आईजीएसटी में बैलेंस बच रहा है। तो मैं उस केस में मैंने वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं की, मैंने डायरेक्ट चालान को क्रिएट कर दिया। लेकिन आपके केस में अगर आपको कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मतलब न्यू आईटीसी सेट ऑफ रूल के अकॉर्डिंग, तो वो आप अपने अनुसार कर लेंगे। करने के बाद क्रिएट चालान पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहां पर आपको कई सारे ऑप्शन है। मानकर चलिए मुझे नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करनी है, तो मैं ई पेमेंट पर क्लिक करूंगा, जनरेट चालान पर क्लिक करूंगा। और आप यहां पर देख सकते हैं मुझे नेट बैंकिंग पर क्लिक करना है, क्योंकि मैं नेट बैंकिंग के थ्रू करूंगा। और यहां पर आपको जैसे मैं जिस बैंक से करना चाह रहा हूं वो बैंक सेलेक्ट कर लूंगा, और यहां पर इस पर टिक कर दूंगा और मेक पेमेंट पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपको यहां पर इस पर क्लिक करना है, रिटेल यूजर पर क्लिक करना है। अगर आप कॉर्पोरेट यूजर हैं तो कॉर्पोरेट पर करेंगे, अदरवाइज इस पर करेंगे। ऐसे जो भी आपके बैंक के केस में इंटरफेस है आप उस पर करेंगे। ये तो एचडीएफसी का है, इस तरीके से आ रहा है, बाकी आपके केस में जो भी हो। उसके बाद आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करना होता है, और उसके बाद कंटिन्यू करना होता है। जैसे फ्रेंड्स आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपको कंटिन्यू कहेगा। कंटिन्यू करने के बाद आप वापस से इसी जगह पे आ जाएंगे, और यहां पर देखिए मेरी पेमेंट हो चुकी है कैश लेजर में। देखिए आप यहां पर यूटिलाइजेशन कैश बैलेंस आपको 55 रुपए रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसे एडजस्ट करने के लिए, ताकि ये 55 रुपए यहां से काट ले, और बाकी जहां पर ये जो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब आईटीसी से जो इसे कट करना है, इस बैलेंस को भी यहां से काट ले। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मेक पेमेंट, और इस पर ये जो पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, इस पर क्लिक, फिर हम यस करेंगे। ऑफसेट सक्सेसफुली आ गया।
अब हम फटाफट से जाकर प्रोसीड टू फाइल करेंगे। यहां पर आप देखिए, जब आप लास्ट में देखेंगे आपको यहां पर कोई भी बैलेंस आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, सारी चीजें नील है। आपको प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक कर देना है और यहां पर आप देख सकते हैं पेड थ्रू आईटीसी इंटीग्रेटेड टैक्स, यहां पर आपको इस तरीके से अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहां पर हमें इस पर टिक करना है और यहां पर इस तरीके से नाम सेलेक्ट करना है और फाइल 3B विथ ईवीसी पर क्लिक कर देना है। ओटीपी आएगी, ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई करेंगे और हमारी ये रिटर्न फाइल हो जाएगी।